सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो एडवांस करंट अफेयर्स के हैं उसको हम लोग कवर करेंगे एंड आप लोग को नोट्स अपने बनाने हैं साथ साथ में नोट्स जो है, क्योंकि पूरा जो एक्सप्लेनेशन है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, और एक एक करके सारे जितने भी नोट्स हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से जो है जुड़ना है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैनकोरियस सेबस्टियानी। ठीक है, ये टॉपिक है। अब देखो, पहले तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब ये टर्म यूज़ हो रहा है तो ये किसके लिए है। इट इज़ रिलेटेड विद दिस स्पाइडर। ठीक है, ये एक स्पाइडर है, आप देख सकते हो। सो इट इज़ रिलेटेड विद दिस स्पाइडर स्पीसीज, जो ये क्वेश्चन जिसके ऊपर आपका फ्रेम हुआ है, द क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग फ्रेम्ड। तो यहाँ पे देखोगे दैट इज़ स्टेटमेंट अबाउट द पैनकोरियस सेबस्टानी। तो ये क्या है, इसका नाम है, नाम रखा गया है किन के नाम पे, जो स्पाइडर टैक्सोनॉमिस्ट हैं। स्पाइडर टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब होता है जो स्पाइडर के नाम रखते हैं, उसके जो एक्सपर्ट हैं उनमें से एक था PA सेबेस्टियन, उनके नाम पे रखा गया है। तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि द न्यू स्पीसीज बिलोंग टू जंपिंग स्पाइडर जीनस पैनकोरियस साइमन 1902 एंड सेल्टिडाई फैमिली। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जैसे मान लो कोई भी स्पीसीज होती है, वो पर्टिकुलर जीनस से बिलोंग करती है, कैटेगराइजेशन होता है, और फैमिली से बिलोंग करती है। तो जीनस जो है वो पैनकोरियस है, और जिस फैमिली से ये स्पाइडर बिलोंग करती है दैट इज़ सेल्टिसिडाई। फिर यहाँ पे कहा गया कि इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि जो स्पीसीज़ है दैट ओनली 2 स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव रिपोर्टेड लेसर नंबर नहीं, रिपोर्टेड हायर नंबर। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से रीड करना होता है, रिपोर्टेड हायर नंबर। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये स्पीसीज़, इस स्पीसीज़ की जो ये स्पाइडर्स हैं, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो स्पाइडर्स हैं जो पाई गई हैं, ये स्पीसीज़ बेसिकली वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हाई नंबर में रिपोर्ट की गई हैं, एंड अदर इंक्लूडिंग दोज हार्बरिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाइक वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे देखा जाए तो इसके नंबर्स कम है। मतलब अगर ये 2 स्टेट्स की बात करें, उसके अलावा इसके नंबर्स जो है कंपेरेटिवली आपके कम है। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये गलत है। बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर कंपेरेटिवली ये लेसर नंबर है, बट द फैक्ट इज़ कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर इस फैमिली के जो स्पाइडर्स हैं उनकी ज़्यादा नंबर है। अच्छा, ऐसे प्रश्न आप क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज आपका एनवायरनमेंट के अच्छे खासे प्रश्न आपके आते हैं, और जो लेटेस्ट रिसर्च और इन सबसे रिलेटेड प्रश्न आपके लिए फ्रेम होते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। सो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। With reference to the environmental DNA, that is eDNA, with reference to environmental DNA, that is eDNA, consider the following statement। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये मन में आ सकता है कि अच्छा eDNA क्या है। पहली चीज़ तो आपके मन में आएगा eDNA क्या है। जैसे मैंने आपको एक पढ़ा रखा aDNA, बताना कमेंट सेक्शन में क्या है aDNA। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हम ये क्वेश्चन देखने से पहले eDNA देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी हियर, ठीक है, अगर आप इसको देखो तो eDNA का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय eDNA? इट सिंपली मीन्स एनवायरमेंट DNA। मतलब जैसे कोई भी स्पीसीज़ अगर किसी एनवायरमेंट में काफ़ी समय तक रहती है, तो सर्टेन जो मान लो कोई है, उसका सर्टेन हिस्सा कहीं इधर कहीं उधर पड़ा रहेगा। मान लो आपके सर के बाल ही गिर जाए कहीं, है ना, नाखून गिर जाए, शरीर के कोई भी चीज़ है वो आपका इधर उधर वेस्ट मटेरियल कुछ है, तो उसमें DNA आपका प्रेजेंट रहेगा। तो जिसमें भी DNA की अगर हम बात करें, जिसमें स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर बॉडी, तो ऐसी कोई भी स्पीसीज एनवायरनमेंट में रहेगी, अलग अलग जगह प्रेजेंट रहेगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में धीरे धीरे उस स्पीसीज से रिलेटेड DNA कलेक्ट होते रहते हैं, तो उसे हम eDNA कहते हैं। वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज eDNA। जैसे मान लो अलग का फॉरेस्ट इलाका है, या कहीं भी ये पूरे इलाके हैं, ये अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग जगहों पे आपके जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो देयर कैन बी अ रिलेटेड eDNA विद देम। अब जनरली क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं कि सैंपल को कलेक्ट किया, जैसे कोई भी, जैसे कीड़ा है, पत्ती है,
इसमें से किसी दूसरी स्पीसीज़ का डीएनए भी मिल सकता है। ई डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसको आपने क्या किया, एम्पलीफाई किया, जिसमें आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसको आपने पूरा सीक्वेंस किया। उस बेसिस में सारी की सारी जितनी भी जानकारियां हैं स्पीसीज से रिलेटेड वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है, इनको हम क्या बोलते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एनवायरमेंटल डीएनए या ई डीएनए शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो ई डीएनए क्या है ई डीएनए shed by all organisms into their surrounding through natural process during lifetime और after death। जैसा अभी हमने देखा कि धीरे धीरे जो डीएनए इधर उधर, क्योंकि स्पीसीज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उससे रिलेटेड जो भी डीएनए इधर उधर प्रेजेंट है वो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ ई डीएनए। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। फिर लिखा है इट इज़ अ डीएनए दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल सैंपल्स, जैसे सॉइल है, समुद्र का पानी है, स्नो या एयर है। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली इंडिविजुअल से नहीं, जैसे मान लो कोई स्पीसीज मर गई और डायरेक्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, कहीं भी मान लो पानी में, सॉइल में, उस स्पीसीज़ के सैंपल डीएनए जो आपको मिलेंगे उसी को एनवायरमेंट डीएनए बोलते हैं। और ये डायरेक्टली स्पीसीज से, ये टर्म आप याद रखें, डायरेक्ट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं लोग कि डायरेक्टली स्पीसीज से कभी भी वो डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जो डीएनए है दैट इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्टेड, जो डीएनए आपका एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है दैट इज़ बेसिकली मतलब जो डीएनए है दैट डीएनए इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, जैसा अभी लिखा है। तो ये भी सही है, अलग अलग कंपोनेंट से आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं। फिर रिसेंट ईयर में जो डीएनए है हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल टू डिटेक्ट एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ दैट वे आर अदरवाइज अनसीन। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कई ऐसी वाइल्ड लाइफ है ना, जैसे हमें नहीं पता है, उसके नंबर बहुत कम है, किसी जंगल में क्या वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, सैंपल मतलब देखेंगे अलग अलग सैंपल में और उस एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड उसका जो ई डीएनए है उसको कलेक्ट करेंगे और उस बेसिस में जो भी है कंक्लूड करेंगे कि अच्छा यहाँ पे डीएनए है, इट मीन्स ये एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके एप्लीकेशन पर भी ध्यान में रखना, मेंस में भी इसमें प्रश्न कई बार बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू विट्री मीटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके ऊपर देखना, ये भी अच्छा टॉपिक है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि एडवांस करंट अफेयर्स जो ये सीरीज़ 5am सीरीज़ है, इसके सेशन को लाइक करें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ भी मौका मिले सेशन को शेयर भी करें। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें और उसमें एडवांस करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। प्राइस 499 है, 50 टेस्ट हैं, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा कुछ समय में और इट्स अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी 4th टेस्ट उसका इस संडे को शेड्यूल्ड है, तो 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जाके उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। 4th टेस्ट अभी है, तो ये जो टेस्ट हैं इनको दोगे, थोड़ा आइडिया लगेगा, आपका माइंड की ट्यूनिंग होगी। टोटल 50 टेस्ट है, क्वेश्चंस का लेवल यही है जो अभी हम डिस्कस करना है, इन्हीं पे बेस पर मतलब लास्ट 2 ईयर्स के टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ यू कि उसका हिस्सा जरूर से बने जो सीरियसली 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सो विथ रेफरेंस टू विट्री मीटर्स क्या है ये देख लेते हैं। ये टॉपिक आप लिख लो, विट्री मीटर। अच्छा, ये टॉपिक आपको नोट कैसे करना है, आपके जो प्रीलिम्स का रजिस्टर है उसमें। तो विट्री मीटर्स क्या, दे आर क्लास ऑफ प्लास्टिक विच आर डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड आर वेरी सिमिलर टू देम। ठीक है, जो विट्री मीटर्स क्या हैं, ये एक तरीके के प्लास्टिक्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो थर्मोसेट क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विट्री मीटर्स बेसिकली क्लास ऑफ प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स का एक आप कह सकते हैं कि पार्ट, एक क्लास है। ठीक है, प्लास्टिक का विट्री मीटर्स। अब इससे पहले जो भी लिखा है उसको जानने से पहले ये थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, उससे चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे पहले आप थर्मोसेट का शब्द का मतलब समझो। तो थर्मोसेट प्लास्टिक या थर्मोसेट क्या है, ये पॉलीमर है जो कि दैट इज़ इरिवर्सिबली हार्डन बाय हीट। मतलब ये इस तरीके का प्लास्टिक है जो हीट की वजह से हार्ड होता चला जाता है। अब जब ये हीट की वजह से हार्ड होता चला जाएगा, डिफरेंट जो भी जैसे मान लो ये अलग अलग इसमें कंपोनेंट है, इनमें जो भी बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग है और इन सब में चेंजेस आएंगे
बदलाव उसकी वजह से भी कई सारे आपके आएंगे। तो जो इस थर्मोसेट्स होते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत सही होती है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जो थर्मोसेट होते हैं। फिर कुछ प्लास्टिक्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इतनी सही नहीं होती है, हीट के लिए वनरेबल होते हैं। इनके बीच में आप कह सकते हैं इसी थर्मोसेट से डिराइव होकर विट्रीमर्स जो हैं वो आपके बनते हैं। दे आर ऑल्सो अ क्लास ऑफ प्लास्टिक जिसमें कुछ प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिक की तरह है और कुछ प्रॉपर्टी थर्मोसेट की तरह है। और थर्मोसेट क्या है कि ये जो प्लास्टिक थर्मोसेट है ये भी एक पॉलीमर है जो कि हीट की वजह से और ज़्यादा हार्डन जो है वो आपके होते रहते हैं। तो जैसे मान लो ये चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल पे सर्टेन चेंजेस होते रहते हैं, तो वो हमें नहीं देखना है कि क्या चेंजेस आपके होते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा है, विट्रीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूलर कोवैलेंट नेटवर्क, मॉलिक्यूलर कोवैलेंट नेटवर्क विट्रीमीटर की अगर बात की जाए तो पहला जो आपका पॉइंट इसमें है दैट इज़ मॉलिक्यूलर कोवैलेंट नेटवर्क विच कैन चेंज देयर टोपोलॉजी बाय थर्मली एक्टिवेटेड बॉन्ड एक्सचेंज रिएक्शन। तो देखो डिफिकल्ट सा टर्म है बट सिंपल सी बात है कि हीट की वजह से जो सर्टेन बॉन्ड्स मतलब आप कह सकते हैं कि जिस वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं, सो विट्रीमर्स दे कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूलर कोवैलेंट नेटवर्क जो कि विच चेंज देयर टोपोलॉजी बाय थर्मली एक्टिवेटेड बॉन्ड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, थर्मली एक्टिवेटेड बॉन्ड एक्सचेंज रिएक्शंस, इस चीज़ को एक्टिवेट होके फिर एट लो टेम्परेचर दे कैन फ्लो लाइक अ विस्को इलास्टिक लिक्विड। अब देखो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है विस्को इलास्टिक लिक्विड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एट लो टेम्परेचर, देखो लो नहीं है, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। देखो कभी आप यूपीएससी की भी क्वेश्चंस देखोगे ना तो ये शब्द थोड़ा जिनके अपोजिट होते हैं वो आपको याद रखना है। सो लो नहीं है, हाई टेम्परेचर में दे कैन फ्लो लाइक अ विस्को लिक्विड। अब देखो ये एडवांस करंट अफेयर्स है, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पीआईबी, डाउन टू अर्थ और इन सबसे क्वेश्चंस फ्रेम है। सो एट लो टेम्परेचर दे कैन फ्लो लाइक अ विस्को लिक्विड, एट हाई टेम्परेचर द बॉन्ड एक्सचेंज, तो ये हाई की जगह लो होगा, लो की जगह हाई होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब देखो विस्को इलास्टिक शब्द यहाँ पे मेंशन्ड है, तो विस्को इलास्टिक शब्द थोड़ा सा समझ लो क्या है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे ये इसमें दो शब्द है, एक विस्कस और एक इलास्टिक। तो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो शहद है वो विस्कस होती है और इलास्टिक का मतलब उसे स्ट्रेच किया जा सकता है। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है तो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी उसको क्या कहेगी कि आप उस पर कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो स्ट्रेच हो सकती है, तो ये विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वी यूज़ द टर्म कॉट है विस्को इलास्टिक, ठीक है। तो मतलब विस्कोसिटी भी है ना अंदर, और इलास्टिक भी है, मतलब ये स्ट्रेच भी हो सकती है, तो विस्को इलास्टिक बोलते हैं। जैसे ये है और ये विस्को इलास्टिक है। सो ये जो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या है, इट इज़ विजिबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जो ये विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ विजिबल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें यहाँ पे देखोगे तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका क्या होगा, दैट इज़ ओनली टू। साथ साथ लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, पॉज करके आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये मैंने संडे के सेशंस में भी पढ़ा रखा है आपको। सो इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव फ्लैजेलेटेड हेलिकल बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अंतर आगे डिस्कस करेंगे। फिर है आपका इट इज़ स्टेटिंग दैट इज़ दैट इन्फेक्शन ऑफ स्टमक विथ जो ये बैक्टीरिया है इज़ नॉट द कॉज ऑफ इलनेस इटसेल्फ। मोस्ट जो ये बैक्टीरिया है दे आर पॉजिटिव केसेस आर एसिम्टोमेटिक, मतलब अगर इस बैक्टीरिया से इस इन्फेक्शन होता भी है तो इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स हैं दैट आर नॉट विजिबल। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज़ अ क्लास 1 कार्सिनोजेन। पोटेंशियल कैंसर इंक्लूड गास्ट्रिक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट लिम्फोमास एंड गैस्ट्रिक कैंसर, मतलब पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो कैंसर है उससे भी ये जुड़ा हुआ है ये बैक्टीरिया। तो अगर आपसे ये भी पूछा कि अगर ये जो हाल ही में ये जो माल्ट लिम्फोमास है या गैस्ट्रिक कैंसर है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें देखो पहली चीज़ समझो कि ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। तो आपको क्या लिखना है कि जो हेलो बैक्टीरिया क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है, दूसरा सिम्टम्स इतने विजिबल नहीं है, तीसरा पॉइंट है कि कैंसरस भी आपका हो सकता है, मतलब कैंसर कॉज के लिए भी इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ, दैट इज ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव। देखो ये शब्द जो यूज़ होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, आर बैक्टीरिया क्लासिफाइड बाय कलर। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया है, कोई एक स्टेन या कलर में वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे ये देखो ब्लूइश हो गया, ये या इसका ये कलर हो गया, तो ये ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जैसे जो भी मतलब स्टेनिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई सफ़ेद शर्ट है,
एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें अगर आपने नीले कलर में उसको डुबा दिया तो नीले कलर का हो जाएगा। तो मतलब वो शर्ट नीले कलर के उसमें रिस्पॉन्ड कर रही है। ऐसे ही बैक्टीरिया स्टेन जो होते हैं उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जैसे मान लो क्लॉस्ट्रीडियम माइकोबैक्टीरियम है, जैसे टीबी इसकी वजह से होती है। और ग्राम नेगेटिव क्या है, दे आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स, बहुत सारी दवा है उसके प्रति भी रेजिस्टेंट है, और इनमें स्टेन का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे प्रोटियस और ये इकेरेशिया करके जो बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें स्टेन का भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक आप देखोगे, एक दो पॉइंट्स है, वैसे पूछेंगे नहीं बट थोड़ा सा देख लेना। जैसे सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है, जो ऊपरी कवर है, ठीक है, ऊपरी कवर, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपरी जो कवर है वो सेल वॉल होगी। तो इसमें सिंगल लेयर्ड है, इसमें ट्रिपल लेयर्ड है। उसके बाद रिजिडिटी, कितनी मजबूत है सेल वॉल, ये बहुत रिजिड होती है, ये इलास्टिक होती है। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, पेप्टिकोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, इसमें भी पेप्टिग्लाइकन प्रेजेंट होता है, बट कंपैरेटिवली कम जो है वो प्रेजेंट होता है। और आउटर जो मेम्ब्रेन है इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स बस इतने से याद रखने, और डिटेल में नहीं जाना, बट ये कुछ पॉइंट्स जो है यू नीड टू नो अबाउट दीज बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं एपीफाइट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एपीफाइट्स। एपीफाइट से रिलेटेड ये जो है, तो देखो एपीफाइट से रिलेटेड पहले आप इसको देखो। जैसे मान लो ये कोई भी बड़ा सा पेड़ है और इसमें जो ये ऐसे ब्रांच डेवलप हो रही है, एपीफाइट्स बोलते हैं। जैसे इसमें ठीक है, तो एपीफाइट्स शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एपीफाइट्स क्या है, दीज आर द प्लांट और द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ एनदर प्लांट। कोई भी प्लांट है उसके सरफेस में जो है ये डेवलप होते हैं। मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एयर, रेन वाटर और डेब्रिस एक्यूमुलेटिंग अराउंड, मतलब प्लांट के अराउंड जो भी, जैसे मान लो कोई प्लांट है जिस पर ये निर्भर करते हैं, तो उसी के अराउंड जो एयर है, वाटर, जो भी चीज़ें हैं वहीं से ये सब अपना डिराइव करते हैं। प्लांट्स ऑन विच एपीफाइट्स ग्रो आर कॉल्ड पोरोफाइट्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं आपके सही हैं, ऑल द थ्री आर करेक्ट। फिर देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडोनाटा स्पीसीज, ठीक है, अबाउट द ओडोनाटा स्पीसीज, अबाउट द ओडोनाटा स्पीसीज। ओडोनाटा क्या है, जैसे मान लो ये जो ड्रैगन फ्लाई टाइप होते हैं ना, ये है, इनसे रिलेटेड ये ओडोनाटा है। दीज आर द ओडोनाटा स्पीसीज, ये जो ड्रैगन फ्लाई और ये सब चीज़ें जो ओडोनाटा स्पीसीज के अंदर आपकी आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ओडोनाटा इज एन ऑर्डर फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इंक्लूड ड्रैगन फ्लाई, इसमें आपके ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो ओडोनाटा है उसमें आपके जो यू हैव ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद ऑल ओडोनाटा हैव एक्वेटिक लार्वा कॉल्ड नायड एंड ऑल ऑफ देम लार्वा एंड एडल्ट आर हर्बीवोर्स। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस तरीके से हम कंटेंट ये कर रहे हैं ना, ये एडवांस करंट अफेयर्स है, इसके प्रति आपको कंफर्टेबल होगा। कहीं भी पूरे यूट्यूब में देख लो, अगर आप इस टाइप का कंटेंट आपको कहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग जो है, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि सेशन को आप लोग ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ मौका मिले शेयर करें। मतलब अपना बस देखना नहीं है कि नोट्स बना लिए बस ख़त्म किया, आपकी जिम्मेदारी है चैनल ग्रोथ पे, ठीक है। तो क्योंकि और इतने रिसोर्सेस नहीं है, तो ये आपको देखना है कि चैनल को आप लोग एटलीस्ट सेशन आप देख रहे हैं तो एक लाइक बटन तो प्रेस कर ही सकते हैं, कमेंट आप लोग कर सकते हैं सेशन कब अटेंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट है, जो एडवांस करंट अफेयर्स है, यूपीएससी के लिए जो पढ़ना है, आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब कोई हिंदू भी पढ़ाता है तो उसमें क्या रहेगा, वो मतलब एसएससी के लिए भी सेम, बैंक के लिए भी सेम और यूपीएससी के लिए भी सेम। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि ये सब चीज़ें, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एग्ज़ाम की अपनी डिमांड होती है। सो देखो ऑल ओडोनाटा यहाँ पे लिखा है, हैव एक्वेटिक लार्वा, ऑल ऑफ देम लार्वा एंड एडल्ट्स आर हर्बीवोर्स। यहाँ पे कहा गया जितने भी हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, तो ये हर्बीवोर्स नहीं होते, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा कोई घास नहीं खाते हैं, ये दूसरे जीव, कीड़े दूसरे उनको खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओडोनाटा इज क्लोजली रिलेटेड टू मे फ्लाइज, सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स इन ग्रुप कॉल्ड द पैलियोपेट्रा, बट दिस ग्रुपिंग माइट बी पैराफ्लाइटिक। तो मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे फ्लाइज हैं उनसे भी ये रिलेटेड है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है, ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। इसका आंसर है ओनली टू। ओनली टू का मतलब दो स्टेटमेंट सही है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। विथ रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ Domestic Violence Act 2005 recommendation, consider the following statement. As per the panel recommendation, complainant has the right to receive protection order, resident order, monetary relief custody order, compensation order from the police official who received the complaint or report about the domestic violence. मतलब जो भी complainant है
है ना। तो वहाँ पे उसके पास राइट है कि जैसे जिसने कंप्लेन की है तो वो रिसीव प्रोटेक्शन ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, सारी जानकारी जो उसको मिलना चाहिए फ्रॉम द पुलिस ऑफिशियल्स जिसको कंप्लेंट आपकी दी गई। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, दिस इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं हम FIR to be registered as per the Section 31-32 of the Domestic Violence Act on the basis of complaint against a person who violate the protection order issued by judicial first class magistrate as per Section 18 of the Act. Act stipulates that summons and warrants, including the maintenance order issued by the court as per the Act, should be implemented in time, इंक्लूडिंग बाय द पुलिस ऑफिशियल। तो करेक्ट जो है वो बताना। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इसको आप रीड कर लेना। तो जैसे FIR रजिस्टर होती है एज पर सेक्शन 31-32 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट जो फाइल की जाती है, और इसमें वो समन किया जा सकता है, इवन वारंट जारी किया जा सकता है, ये सारी जान है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टेल्यूरियम के ऊपर है। तो अगर इफ़ यू कैन सी दिस इमेज, ये आपका टेल्यूरियम है, ये इमेज अगर आप देखोगे ना, टेल्यूरियम है। टेल्यूरियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट, it's a chemical element with assembled Te and atomic number 22। ठीक है, टेल्यूरियम की बात अगर की गई तो इसमें एटॉमिक नंबर 22 नहीं है, 52 है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर टेल्यूरियम इज़ अ केमिकली रिलेटेड टू सोडियम एंड सल्फर एंड ऑल ऑफ विच आर कैल्कोजेंस। तो ये टेल्यूरियम जो है केमिकली रिलेटेड टू सेलिनियम एंड सल्फर, सोडियम नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विथ सेलिनियम, सेलिनियम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज टेलिनियम, जैसे इमेज जो आपको दिख रही है टेल्यूरियम। ठीक है, टेल्यूरियम इज़ फार मोर कॉमन इन द यूनिवर्स एज अ होल देन अर्थ, मतलब दूसरे यूनिवर्स में ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू द अर्थ। तो देखो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ओनली 1 होगा। तो ये टॉपिक्स 8 टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। तो आप लोग कोशिश करें, सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है एडवांस करंट अफेयर्स की जो चल रही है उसको प्लीज़ ज़रूर से इसका हिस्सा बने। उसका जो लिंक है सौरभ पांडे UPSC CSC जो ऐप है, सौरभ पांडे CSE ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करें और उसमें आपको ऑप्शन रहेगा एडवांस करंट अफेयर्स को, तो उसको आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी जो है अच्छे से करें। थोड़ा सा अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।